हेलो गाइस। वेलकम यू ऑल टू द चार्ट एंड माउंट। मेरा नाम है अंजनी कुमार मिश्रा और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो इससे पहले क्लास 11th अकाउंट्स में लेक्चर 1 और 2 हो गया, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर है उसका ये पार्ट नंबर 3 है। तो इससे पहले वाले अगर दो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला वीडियो भी उसी के कंटिन्यूएशन में होगा। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं कि क्या हुआ है अभी तक इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैंने बात किया था इस चैप्टर में आपसे कि एक्टिविटीज एक्टिविटीज दो तरह के होते हैं, यानी बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगे उनको हम दो दो कैटेगरी दे सकते हैं। पहला फाइनेंशियल एक्टिविटी, दूसरा हमारा हो गया नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो अकाउंट्स के अंदर हमारा कौन सा एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है? अकाउंट्स के अंदर केवल फाइनेंशियल एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी उसमें नहीं आता है। इसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, जिसमें अलग अलग प्रोसेस है, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस ओवर थ्रू करूंगा मैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, सेकेंड कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग। तो समराइजिंग के अंदर हमने क्या बनाया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंट जो कि आगे तक काम आएगा, तो इसलिए इस पे आप ध्यान देना, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट कहाँ बनता है हमारा? इट इज प्रिपेयर्ड इन समराइजिंग स्टेप, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है ये एनुअली होता है। इससे पहले वाले जो दोनों स्टेप है हमारे वो कब होते हैं? वो रूटीन नेचर का होता है, डेली टाइप समझो आप, ठीक है। उसके बाद जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट है, इसके अंदर क्या क्या मेनली बनाते हैं? एक तो फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा फाइनेंशियल रिजल्ट। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सॉरी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को ही हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट क्या बताता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज हैं। उसके अलावा दूसरा हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट क्या बताता है हमारा? प्रॉफिट लॉस बताता है। उसके बाद इसके अंदर क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब तक आपको पता चल गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जो कौन सा प्रॉफिट लॉस पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। होप्स हो कि आज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूंगा, क्योंकि आज वाले एक टॉपिक का नाम ही है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वहां पे मुझे डिटेल में कवर करना है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? इनकम स्टेटमेंट। तो इसके अलावा एक और चीज होता है जो कि क्लास 11 में आपको नहीं मिलेगा ज्यादा, ये क्लास 12 में है, ठीक है। तो क्लास 12 में क्या है? इसका नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या बताता है कि बिजनेस में स्टार्टिंग में कितने कैश थे, कितने इनफ्लो हुए, कितने आउटफ्लो हुए, और लास्ट में कितने उसके पास बच गए, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि समराइजिंग में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेगा कौन? करेगा ये काम? मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के मेनली कंपेरिजन होंगे, पहला इंट्रा फर्म कंपेरिजन और उसके बाद इंटर फर्म कंपेरिजन। उसके बाद फिर फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस जो ये एनालिसिस है इसका क्या होगा? प्लस ये जो एनालिसिस है ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा किसका? यूजर्स। और यूजर्स कौन होंगे? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद मैंने बात किया था आपसे कि बिजनेस शुरू करने का मेनली हमारे तीन फॉर्म्स होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान पैसा लगाता है और वही मैनेज करता है, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप पे पहुंचा, थोड़ा सा बिजनेस बड़ा हुआ, ज्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ा, ज्यादा लोग का रिक्वायरमेंट पड़ा, अकेले काम नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या किया प्रोप्राइटर? कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस किया, तो सबने पैसा लगाया, तो सब ऑनर हो गए और सब मैनेजमेंट। फिर आया हमारा फाइनल रिजल्ट क्या? कंपनी। कंपनी में बहुत सारा, जब किसी बिजनेस में पैसा चाहिए होता है तो वो कौन सा फॉर्म प्रीफर करते हैं? कंपनी। इसमें क्या होता है कि कंपनी को जितने भी पैसे चाहिए उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स, और उस हर पार्ट को क्या हम बोला करते हैं? शेयर्स बोलते हैं। अब जिसको जितना शेयर खरीदना है उतना खरीद ले। मान लो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एक शेयर 10 रुपए का, तो मेरे पास 10 रुपए, मैं एक शेयर खरीदूंगा। किसी के पास 100 रुपए, वो 10। मेरे पास 10 रुपए, एक शेयर खरीदूंगा, किसी के पास 100 रुपए तो वो 10 शेयर खरीद पाएगा। ऐसे ही किसी के पास लाख रुपए है तो वो 10,000 शेयर खरीद लेगा। तो हर एक शेयर का उतने पार्ट का वो ऑनर हो गया, ठीक है। अब कंपनी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कंपनी में जो पैसा लगाता है वो शेयर होल्डर होता है, तो ऑनर कौन हो गया? ऑनर शेयर होल्डर हो गया। और बिजनेस को चलाता कौन है, यानी मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट कौन होता है वहां पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पॉलिसीज, प्लानिंग और परफॉर्मेंस से रिलेटेड काम करता है।
और उसके लिए उसको क्या मिलता है, हमारा पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा जाए तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, कन्वर्टिंग देम इनटू मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ओके, यहाँ पे फिर एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वही जो ऊपर हमने डिस्कस किया, इसके बारे में यहाँ पे पूरा बात हुआ था। Then after we move towards the objective function, advantage and role of accounting, wherein we we saw that कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव, ये चारों एक ही पॉइंट है, बुक्स में आपको अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन चारों एक ही पॉइंट है, सारे का आंसर एक ही हो सकता है। तो मैंने बोला 4-5 आप याद कर लेना, कोई भी आए उसमें लगा देना, बाकी पता आपको सारे होने चाहिए। ठीक है तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गया, फिर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस कैसे डिटरमाइन हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, फिर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। ठीक है, फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, रिप्लेसेस मेमोरी एंड फैसिलिटेट्स लोन। इसके बाद हमने बात किया था कि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने के लिए, तो ये मैंने बोला था कि ये बढ़िया से याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में पहला लिमिटेशन क्या था हमारा, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, यानी इसमें बहुत सारे एस्टिमेशन और जजमेंट्स लगते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स बोले तो नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स को ये इग्नोर करता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स भी हमारे बिजनेस के इफेक्ट करते हैं, फाइनेंस मतलब कुछ इफेक्ट जरूर करते हैं जिससे कि कंपनी को लॉस होता है, लेकिन उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, यानी जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं प्राइस का, उसको हम अकाउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में इन जनरल हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्डिंग किया करते हैं। फिर अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, यानी कि अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करना, यानी कुछ गलत है जो कि हम दिखा नहीं रहे, यानी कुछ मैनिपुलेशन से उसको सही कर दे रहे। जैसे ड्रेसिंग पे आदमी जाता है अपने आप को सही दिखाने मतलब कि उसको कुछ लो फील होता है या ओवर कॉन्फिडेंस का कमी होता है, तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए जाता है। वैसे कंपनी के परफॉर्मेंस को ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है, कंसील किया जाता है, ताकि कि वो दिखे ना जो एक्चुअल में है, ताकि कि लोगों को धोखा मिल सके। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में फिर हमने किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि ये सिंपल ऊपर वाला जो हम बात करें, अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कन्वर्जन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कंपनी जो भी सामान मैन्युफैक्चर करती है उसका कॉस्ट निकालते हैं, फिर कॉस्ट में कुछ मार्कअप जोड़ के उसका प्राइस कैलकुलेट होता है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेगी अपने आगे के पॉलिसीज बनाने के लिए, तो ये मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज देख लेना। ठीक है, तो अब अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये जो भी है पीडीएफ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए, सब कुछ मैं एडजस्ट करके और फिर पीडीएफ बना के आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, चलो, तो आज का पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पहला टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग। टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग। अभी हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग के जो स्टार्टिंग के 5 स्टेप है, यानी कौन कौन से, पहला आइडेंटिफाई, मैं दिखा देता हूँ क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो ये हमारे स्टेप थे, तो इसमें जो स्टार्टिंग वाले 4 स्टेप है ना, कौन कौन से, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, कन्वर्जन इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाई, ये चारों को हम मिला के क्या बोला करते हैं, ये हम चारों को मिला के बोलते हैं बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग ये बोल सकते हैं ना फिर तो, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यही तो हुआ, क्योंकि अकाउंटिंग में बाकी के भी 2-3 स्टेप है। फॉर एग्जांपल क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग हो गया, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन हो गया और कम्युनिकेशन, वो भी अकाउंटिंग में कंसिडर होता है। लेकिन बुक कीपिंग में क्या कंसिडर होता है, बुक कीपिंग में फिर यही 4 स्टार्टिंग वाले कंसिडर होता है। तो कभी भी आया आपको कि बुक कीपिंग का डेफिनेशन बताओ तो क्या बोलोगे आप, कि बुक कीपिंग इंक्लूड्स, या बुक कीपिंग is a process of identifying financial transactions and events, measuring them in monetary terms, recording the identified transaction and events in the books of account, and classifying the recorded transaction and event.
जैसे देखो यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ रिकॉर्डेड, तो ये थर्ड स्टेप से लिया। फिर थर्ड स्टेप में जो ये आइडेंटिफाइड हुआ वो यहाँ से आ गया। तो हमेशा इस चीज को बढ़ाने के लिए आप पिछले स्टेप का नाम एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक कला है इसी क्वेश्चन के आंसर को बढ़ाने का, तो वो भी आप करना, ठीक है। तो बुक कीपिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो एक इनका एक और बहुत एक मतलब एग्जाम में पूछने वाला बहुत हाईली रेटेड क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने क्या बोला कि बुक कीपिंग एक छोटा टर्म है, अकाउंटिंग एक ज्यादा नैरो ब्रॉडर टर्म है, और ये नैरो टर्म है, ठीक है। यानी कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला तो डेफिनेशन हो गया क्या कि बुक कीपिंग इस पहला स्कोप बेसिस क्या है, स्कोप क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग। यानी यही डेफिनेशन। और इसके डेफिनेशन में फिर वो सारा स्टेप कंसिडर हो जाएगा कि इन एडिशन, यानी इतना जो है ये तो इधर है ही, इन एडिशन टू द स्टेप इन्वॉल्व इन बुक कीपिंग इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन सा तीन बच गया था, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस में अगर बांटे तो जो हमारा बुक कीपिंग होता है वो पहले होता है, और सेकेंडरी स्टेज पे कौन होता है, अकाउंटिंग, ठीक है। नेचर, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब वो प्रोसेसेस बता रहा था कि जो हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप है ये रेगुलर नेचर का है, यानी रूटीन नेचर का है, डे बाय डे होता है। लेकिन ये जो बाद वाला है ये ज्यादा ज्यादा टेक्निकल है और ओकेजनली होता है, साल में एक बार होता है। इन जनरल एनुअल बनता है, समराइजिंग वगैरह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। और ज्यादा दिमाग लगता है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो दिमाग वाला काम होता है, और ये थोड़ा सा मैनुअल काम हो गया, ठीक है। एक ही चीज आ रहा है उसको आप जर्नल भी पास करो, ठीक है। तो नेचर क्या हो गया, जॉब इज रूटीन इन नेचर, और इसमें एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। परफॉर्मेंस इसको छोटे मतलब कम ट्रेंड या कम ट्रेंड बोल सकते हैं। रूटीन वर्क है, सो नॉट सो ट्रेंड स्टाफ रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे स्पेशलाइज फंक्शन है, सो बहुत नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, ट्रेंड स्टाफ चाहिए इस काम को करने के लिए, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव है कि ताकि कि हम रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक वे में मेंटेन कर दें, और इसका क्या है कि मेंटेन तो यहाँ पे हो गया लेकिन यहाँ पे हम फाइनेंशियल पोजीशन बना। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। और फिर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इज टू एसर्टेन द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट देम टू द यूजर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन जाए और उसको अल्टीमेटली एनालाइज करके हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। तीसरा एक और टर्म आता है, पहला बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग से बड़ा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से भी बड़ा एक टर्म आता है अकाउंटेंसी, ठीक है। इसका बस इतना ही सोच के आप छोड़ देना, इसके बाद इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। कुछ भी आता वाता नहीं है एग्जाम में, बस आप इतना ही ध्यान दे देना, ठीक। अकाउंटेंसी के बारे में क्या बोला मैंने कि अकाउंटेंसी जस्ट सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के एक सिस्टमेटिक नॉलेज को अकाउंटेंसी बोला है। इट इंक्लूड्स थ्योरीज प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो एक चैप्टर है, शायद चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ठीक है, जहाँ पे थ्योरी प्रिंसिपल ये सब कुछ बातें होंगी। तो अकाउंटेंसी क्या बोल रहा है, अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग तो इंक्लूड है ही, उसके अलावा क्या है, थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो इट इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो हमने यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बुक कीपिंग सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा कौन हो गया, उससे बड़ा हो गया अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग से बड़ा कौन हो गया, अकाउंटेंसी, ठीक है। ओके, तो ये वाला टॉपिक हमारा हो गया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में यू हैव टू डू ओनली दिस वन। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ द नेक्स्ट topic, which is the one of the most important topic, not for this chapter only, or for the exam perspective, but throughout the accounting life, throughout till when you will study accounts, this topic will help, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन अब आपको ये ध्यान आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी बोला था ना कि ये जो ऊपर हमने यहाँ पे बात कर लिया है ऑलरेडी, ये क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यही तो है ये, जिसका दूसरा नाम ऊपर पूरा ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिस्कस कर लिया। लेकिन लेक्चर नंबर 1 का पर्पस ये था कि अभी से अभी जिस जिस
लेवल पे हम चैप्टर 1 के हैं, वहां तक वो चीज बहुत बार यूज हो चुका है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बीच बीच में यूज होता रहेगा। तो मैंने रेफर भी कराया था आप लोगों से, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में था कि ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, तो वहां पे मैंने बताया प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह चाहिए था, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। चलिए, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मैं सारा वर्ड इसलिए लिखवा देता हूँ कि आपको कोई भी वर्ड दे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सब में फाइनेंशियल फाइनेंशियल है, एक दो बार आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस बताता है कौन, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट बताना। क्या वो बताना, फाइनेंशियल रिजल्ट बताना। तो फाइनेंशियल रिजल्ट कौन बताता है, फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है ट्रेडिंग अकाउंट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस थॉरली इन चैप्टर लेक्चर नंबर 1। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली what we calculate with the help of trading account and profit loss account is the profit earned and loss incurred। यानी प्रॉफिट इज ऑलवेज earned but लॉस इज incurred, यानी लॉस हमारे लिए नुकसान होता है और प्रॉफिट हमारे लिए कमाई होता है। तो इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस ये हो गया। अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर दिस इज आल्सो नॉन एज पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा यहाँ पे लिख ही दिया है, तो अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, व्हाट वी मेक इन दिस इज द बैलेंस शीट। यहाँ पे बनेगा हमारा बैलेंस शीट, इट इज ऑल्सो नॉन एज पोजीशन स्टेटमेंट। और ये हमें क्या बताएगा कि हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज। इसको मैंने रेफर कराया था कि जब कंपनी लोन लेने जाएगी तो जो बैंक वाले हैं, जो लेंडर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पूछेंगे कि आपके पास क्या एसेट है, ऑलरेडी आपने मार्केट से कितना लायबिलिटी रेज कर रखा है, पैसा, ठीक है। फिर द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर दिस व्हाट वी प्रिपेयर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थ्रू आउट द ईयर। द फ्लो ऑफ कैश एंड cash equivalent throughout the year, throughout the year. That means what was the balance of opening cash, opening opening में हमारे पास कितने कैश पड़े हुए थे। when we say cash that includes cash and cash equivalent, okay। फिर पूरे साल में हमारे पास कितने कैश, पूरे ईयर में हमारे पास कितने कैश इनफ्लो हुए, तो इनफ्लो को प्लस कर दिया हमने। तो पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा तो प्लस हो गया, माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, पैसा जाएगा। फिर ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्या हमारा बच जाएगा, वो होगा हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये टॉपिक हमारा कहाँ पे है, ये क्लास 12th में है, ये 11th में नहीं है ये टॉपिक, इसलिए बस इतना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, जब कंपनी बैलेंस शीट बनाती है ना, तो बैलेंस शीट में कंपनी अपना एसेट लायबिलिटी बनाती है। तो एसेट लायबिलिटी, जैसे आपके पास कोई एसेट होगा, तो एसेट आपके पास होता है एक पॉइंट पे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जो आपको प्रॉफिट लॉस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता है, वो क्या होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बात आपको समझने वाला है। वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलो, इसको मैं फिर से डिस्कस करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक सेकंड।
इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से, ये नहीं कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वगैरह, ये सब नहीं है इसमें। अब जैसे सपोज करो ये ईयर है, ये आपका ईयर हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ओपनिंग डेट। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे इन सभी चीजों पे। ये हमारा क्लोजिंग डेट हो गया। इन जनरल जो हम किसी भी बिजनेस का बात करते हो पूरे साल का बात किया जाता है, तो ये पूरा साल होगा। तो जब मैं सपोज करो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे क्या हमारे एसेट है, ये नहीं बोलूंगा ना कि इस पीरियड में हमारे क्या एसेट है। एसेट इज और एसेट और लायबिलिटी इज ऑलवेज एज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्रॉफिट लॉस तो मैं ये बोलूंगा कि मैं इस पूरे पीरियड में मैं कितना प्रॉफिट लॉस कमाया। समझ रहे हो बात? तो जब भी इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस का बात होता है तो पीरियड ऑफ टाइम का बात होता है। लेकिन जब एसेट लायबिलिटी का बात होता है तो किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ पे मेरे पास कितने एसेट लायबिलिटी है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट एसेट वी हैव। बट फॉर द प्रॉफिट लॉस और फॉर द इनकम और एक्सपेंस व्हाट वी नीड इज अ पीरियड फॉर द ओवरऑल पीरियड। जैसे कोई इंसान सैलरी कमाता है तो ये नहीं बोल अच्छा पूरे महीने में सैलरी कमाए, 30-31 तारीख को उसको पेमेंट मिला, तो वो 30-31 को ये थोड़ी बोलता कि आज का मेरा सैलरी है, वो तो ये बोले ना कि एक महीने का मेरा ये सैलरी है। ठीक है, चलो। तो क्रक्स यही है कि एसेट और लायबिलिटी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, और जो आपके इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम का होता है। यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है ये लिख लेना अभी आप लोग, शायद अभी पूरा बढ़िया से ये समझ में ना आए, बस लिख लेना कि चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, वो क्या बताता है, प्रॉफिट लॉस बताता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मुझे नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है। ओके, अच्छा बस ऐसे समझो, देखो प्रॉफिट लॉस तो आपको समझ में आ ही रहा है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। कंपनी कुछ इनकम करेगी, इनकम कमाएगी, और इनकम कमाएगी और एक्सपेंस को इंकर करेगी। अगर इनकम बड़ा है और एक्सपेंस छोटा है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस बड़ा है और इनकम छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर फिर हमें लॉस हो जाएगा। यहां तक तो आपको शायद कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फिर हमारा लॉस आ जाएगा। अब बात ये हुआ कि दोनों में डिफरेंस फिर क्या है, यानी कि चाहे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है चाहे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बताता है वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताता है। तो ये मान के चलो ना, कंपनी जिस चीज में डील कर रही है, सपोज करो मेरा बिजनेस है बिस्किट बेचने का, तो बिस्किट के पर्सपेक्टिव से बिस्किट बेचना और बिस्किट खरीदना में जो बस डायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे बिस्किट बेचा तो मुझे सेल हुआ तो रेवेन्यू आया, और बिस्किट बनाने में जो डायरेक्टली रिलेटेबल जो खर्चे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट उसको बोलते हैं। यानी कि सेल में से जब आप डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलेगा, और जब सेल में से आप सारे कॉस्ट माइनस कर दोगे, डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, धीरे धीरे ओवर ए पीरियड समझेंगे, अभी मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, तो जो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो होता है वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा। और सारे तरह का इनकम भी कंसीडर करने के बाद, जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास केवल सेल ही हो सकता है कि मेरे पास पुराने कुछ एसेट पड़े थे, फिक्स्ड एसेट, वो पुराने हो गए। मान लो पुराना मशीन पड़ा था, अब काम नहीं है, तो मशीन को बेचेंगे ना, तो मशीन को बेच के जो आया वो भी नेट वाले के कैलकुलेशन में यूज होगा, ग्रॉस वाले के कैलकुलेशन में नहीं यूज होगा। चलो इतना ही आप बस समझ लो कि डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट से हम मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस केवल डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम को कंसिडर करते हैं, और जो हमारा नेट प्रॉफिट लॉस है वो सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करके निकलता है। ठीक है, तो जब सारे बोलता हूं तो जो सारा है उसमें डायरेक्ट भी है, यानी कि
all income includes gross income and all expenses includes, sorry, all income includes direct income and all expenses includes direct cost. इसको झूठ वैसे ही मैंने एक्सटेंड कर दिया, नहीं कराना चाहिए था, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, उस पे जरा सा आपका गौर फरमाइए आप। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जब हम, अच्छा ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसका बात हो रहा है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमने समराइजिंग वाले स्टेप में बनाया था ना, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समराइजिंग स्टेप में बनाया था हमने, उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का बात यहाँ पे हो रहा है, कि जो हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि यही प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह हमने बनाया था, उसमें क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने के वजह से क्या फायदा होता है जानते हो? जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अल्टीमेटली क्या करते हैं, यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, तो यूजर्स को मदद मिले। तो दिस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विल अल्टीमेटली हेल्प द यूजर्स। तो पहला क्या है हमारा, रिलायबिलिटी, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल वर्ड का सबसे अच्छा मतलब होता है विश्वसनीय होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए। यानी जो चीज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जर्नल एंट्री, लेजर जर्नल में जो डाल रहे हो वो सब कुछ वेरीफाइएबल होना चाहिए। याद आ रहा है, वेरीफाइएबल एविडेंस क्या होगा, एविडेंस। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात किया है, जो कुछ भी आप अकाउंट्स के अंदर डालोगे उसके एवज में आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तभी जाके लास्ट में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो रिलायबल हो। तो क्या होगा ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी वेरीफाइबल, शुड बी वेरीफाइबल या फ्री फ्रॉम बायसनेस, यानी कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। अच्छा, और कोई ऐसा गलती नहीं होना चाहिए जो मटेरियल है। मटेरियल क्या है, हर वो चीज जो कि हमारे यूजर्स के डिसीजन का इफेक्ट करेगा वो मटेरियल। अगला है हमारा रेलिवेंस, यानी जो जरूरी जानकारी है वही आप, जो इमटेरियल है वो जानकारी मत दी। देखो, इंफॉर्मेशन हमेशा वैलिड होना चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जायज है, जो सामने वाले को चाहिए वही दो ना, एक्स्ट्रा देने से क्या फायदा है। तो रेलिवेंस क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रेलिवेंट टू द यूजर, यानी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत दे देना आप उनको, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत दे देना, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब नहीं जो भी है बस दे दिए कूड़ा कूड़ा वगैरह दे दिए सब कुछ की, ले लो भाई ले लो, ऐसा ऐसा नहीं। जो जायज है, जो आपको लगता है कि हमारे यूजर्स के डिसीजन में हेल्प करेगा वही रेलिवेंट है, वही दिया करो, ठीक है। अगला हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी जो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बनाओ, सेम फॉर्मेट ईयर बाय ईयर फॉलो करें, ताकि कि सामने वाला, सॉरी ये कंपेरेबिलिटी में होगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी में ये होगा कि जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, जिसको कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह का ज्ञान है, उसको वो चीज समझ में आ जाए, वही अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट इज अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर, यानी जो हमारे यूजर्स है उनको समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट। अब आपको समझ में तो आ रहा है ना कि कितना डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप लोगों का स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए, काफी सपोर्ट करिए हमें, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, टेलीग्राम वगैरह आप लोग उसको भी फॉलो करिए, उसको भी सब्सक्राइब करा लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, कुछ दिनों में 12th का भी वीडियो आने वाला शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, मुझे मोटिवेट मिलेगा ना और मैं मेहनत करूंगा। फिर ये वाला तो फुल फ्लेज जा रहा है, तो अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि बोलेंगे सर आप बहुत लेंदी जा रहा है, बहुत लेंदी जा रहा है, काफी आप एक्सटेंड। अभी तो ये पहला थ्योरी चैप्टर है, मैं आगे वाले चैप्टर्स में ना जिन पे बड़ा बड़ा जनरल एंट्री वगैरह फाइनेंशियल, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अकाउंट्स का पूरा बेड़ा मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको 90, 92, 95, 98 तक दिवा सकता हूँ, ठीक है। अगला है हमारा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी कहने का मतलब, देखो एक्चुअली कभी भी आप जब डिसीजन लेते हो ना कि ये, तो हमेशा आप दोनों में कंपेयर करोगे ना। अब मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसे, आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो अल्टीमेटली जब आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आप दोनों को कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करने के लिए आप ये बताओ कि जब तक आप
सेम फॉर्मेट में किसी चीज को नहीं दोगे तब तक से कंपैरिजन कैसे फॉलो होगा? तो ईयर ऑन ईयर लोग अगर सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो कंपैरिजन इजी होगा। तो कंपेरेबिलिटी में वही वाला पॉइंट फिर से मैं बोल दूंगा कि दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर को मैंने बोला था इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश, यानी इंटर में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो दो कंपनी, when one company is compared with another company then it is called as interfirm. And when we talk about the intrafirm, that means the same company's performance over a period of time, means this year is being compared with the previous year। ठीक है, तो इंटर मतलब सेम और इंटर मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी पॉसिबल होना चाहिए, तो यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये वाला वीडियो, ये वाला लेक्चर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है। और जो भी आपको डाउट हो, जो भी सजेशंस हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल आर वेलकम फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।